नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चतुर्थ सेमेस्टर का वर्ष 2017 में आया हुआ सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सामाजिक अध्ययन के पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों को देखने के बाद ये मान के चलिए कि आपका 10% कोर्स भी कवर हो गया, क्योंकि इसमें उसी तरह के प्रश्न हैं जैसे कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपका DLED 4th सेमेस्टर और यूपी टेट शिक्षक भर्ती में भी काम आ सकता है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं और वहाँ पर जो यूपी टेट में पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ सिमिलर हैं। ठीक है, कुछ सिमिलर हैं, पूरा नहीं कह सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही सारे वीडियोस पाने के लिए, और घंटे का निशान जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हम जो पहला प्रश्न लेते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। आप चाहे तो सारे पॉइंट्स नोट भी करते चलिए। अगला जो प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो वेदों की ओर लौटो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था, और इन्हीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आजकल बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो उसकी स्थापना पूछ रहे हैं कब हुई। उसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। इसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। याद रहेगा, नाम जरूर याद कर लीजिए। ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। एक प्रशासनिक अधिकारी थे, A.O. ह्यूम ने की थी 28 दिसंबर 1885 को। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग स्थित है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। अमृतसर, आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, तो ये अमृतसर में स्थित है जो कि पंजाब में है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो जब गरम दल की बात आएगी तो आप एक चीज़ याद रखिए, लाल, बाल और पाल, ये तीन नेता गरम दल के प्रमुख थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गरम दल के प्रमुख नेता पूछ रहे हैं, तो लाल आपके सामने, लोकमान्य तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931, 1936, 1929 और 1940। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, गांधी इरविन समझौता ये गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय इटली के रोम में है। और खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1945। ये भी याद होना जरूरी है। खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो रोम में स्थित है, और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या लिखिए। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं 5। वो कौन कौन से हैं वो भी याद होना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर लिखने में आ जाएगा एक नंबर, बोल देगा कि यहाँ पर इसके 5 सदस्य के नाम लिखो, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन सा नहीं है। 3 तो नाम दे देगा, एक कोई दूसरा देश का नाम दे देगा, वो बताएगा इसमें बताओ कौन सा नहीं। तो वो भी चीज़ आपको याद होना जरूरी है। चीन, फ्रांस, रूस, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 देश हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर, 8 दिसंबर, 13 नवंबर या फिर 10 दिसंबर। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है
10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है रबी की फसल है गेहूं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी। तो रबी की फसल है गेहूं। अगला प्रश्न है उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह स्थित है? पारादीप, हल्दिया, तूतीकोरिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, ठीक है। और जो हल्दिया है वो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में है, याद रहेगा। दोनों याद कर लीजिए, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया बंदरगाह वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न आप देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र कौन सा है? ये आपको मालूम होगा अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो। आईटी यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र है बेंगलोर। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये है द हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है चाय उत्पादक राज्य है बिहार, राजस्थान, असम या मध्य प्रदेश। तो इन चारों में से चाय उत्पादक राज्य है असम। अगला प्रश्न आप देखिए प्रश्न संख्या 15, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, उर्वरक, हथकरघा या फिर अखबारी कागज। नेपा नगर जो कि मध्य प्रदेश में है ये अखबारी कागज के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16 है पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ? पूना समझौता जिसे पूना पैक्ट के भी नाम से जानते हैं, ये हुआ 24 सितंबर 1932। और किसके किसके बीच हुआ? तो ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। आर्य समाज के दो सिद्धांत बताइए। तो आर्य समाज के दो सिद्धांत कौन कौन से, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अगर सिद्धांत की बात करें तो पहला सिद्धांत हम कह सकते हैं कि ईश्वर ही सर्व सत्य है, एक सिद्धांत ये हो गया। और दूसरा सिद्धांत है वेद ही सच्चे ग्रंथ हैं, वेद ही सच्चे ज्ञान ग्रंथ हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अगला प्रश्न है उदारवादी आंदोलन के दो नेताओं के नाम लिखो। तो उदारवादी आंदोलन आप समझ सकते हैं जैसे दादा भाई नेरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस। तो इस तरह आपने 4 नेताओं के नाम देख लिए जो उदारवादी आंदोलन के थे। अगला है असहयोग आंदोलन कब और किसने चलाया? असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने चलाया, याद रखिएगा। सुधार आंदोलन के 2 प्रभाव लिखो। सुधार आंदोलन के क्या प्रभाव है? सुधार आंदोलन के ये प्रभाव हुए कि समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थीं वो समाप्त हो गई और धार्मिक और सामाजिक जीवन में वृद्धि यानी उसमें जो सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया, ये हम कह सकते हैं। पहला तो आप समझ गए, समाज में व्याप्त कुरीतियां समाप्त हो गई और धार्मिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया। अगला जो प्रश्न है पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पंचशील सिद्धांत कब लाया गया था? ये 29 अप्रैल 1954 को लाया गया। किसके द्वारा? JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। और इसमें क्या हुआ था? इसमें भारत और चीन के संबंधों में के बारे में बात की गई है। 29 अप्रैल 1954 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया और पंचशील सिद्धांत में भारत और चीन के संबंधों के बारे में चर्चा की गई। अगला प्रश्न है यूनेस्को के 2 कार्य लिखो। तो यूनेस्को के 2 कार्य आपको मालूम है, ये शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित कराती है जैसे विश्व साक्षरता दिवस। और इसका दूसरा जो कार्य हो सकता है वो सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करती है। ठीक है, ये 2 कार्य मुख्य हैं। शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन करती है, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करती है। बात करें यूनेस्को के हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की तो वो है पेरिस। ठीक है, पेरिस जो कि फ्रांस में पड़ता है। अब बात करें यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था?
तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। याद रहेगा, बेलग्रेड, ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था। अब बात करें गुट निरपेक्ष देशों का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, तो ये जकार्ता में है। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है, याद रहेगा। ये इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था और गुट निरपेक्ष देशों का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा सीधी लिखनी है यहाँ पर, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। मान के चलिए कि ये एक वर्ग किलोमीटर का एरिया, अब यहाँ पर इतने एरिया में जितने लोग रहते होंगे वही उस एरिया का जनसंख्या घनत्व होगा। जैसे 2011 की जनसंख्या के हिसाब से भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, यानी एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 382 लोग रहते हैं। लेकिन ये वर्ष 2011 की जनसंख्या का आंकड़ा है। अभी हाल ही में वर्ष 2020 में फिर से जनसंख्या होने वाली है और उसके आंकड़े वर्ष 2021 में जारी किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी कम करने के 2 उपाय लिखो। बहुत है जरूरी, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देकर भी हम बेरोजगारी कम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि हम छात्रों को बचपन से ही व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दे सकते हैं, जिससे वो आगे चल के नौकरी के पीछे ना भागें, वो आगे चलकर अपना खुद का कोई व्यवसाय कर सकें। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में वनस्पति कम क्यों पाई जाती है। तो मरुस्थल में वनस्पति पानी की कमी होती इसलिए कम पाई जाती है और वहाँ का जो तापमान होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण वहाँ पर वनस्पति कम पाई जाती। अगला प्रश्न है, कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं। तो कुटीर उद्योग आप समझ सकते हैं, जैसे आपका हो गया मुर्गी पालन, अगरबत्ती बनाने का उद्योग, साबुन बनाने का उद्योग, पापड़ बनाने का उद्योग, फर्नीचर बनाने का उद्योग, इस तरह के जितने भी छोटे उद्योग हैं वो सब कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है और इसका क्या लाभ हुआ। तो आधुनिक उपकरण, कृत्रिम खाद, कीटनाशकों के उपयोग के फलस्वरूप कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। अब बात करें हरित क्रांति से लाभ क्या हुआ, तो हरित क्रांति से लाभ आपका ये हुआ कि कृषि उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, तो ये इसका लाभ हुआ। तो ये इस प्रश्न पत्र के 30 प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम बात कर लें इस वीडियो के विशेष प्रश्न की, तो बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ। आपको नीचे कमेंट में बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई। आर्य समाज की स्थापना कब की गई। आपके सामने हम 4 विकल्प रखते हैं, 1870, 1875, 1880 और 1890। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें नीचे कमेंट में बताएं। आर्य समाज की स्थापना कब की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।